ओके, यहाँ पर हमको दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत आसानी सा है। अगर आपने विद्युत शक्ति पढ़ा है तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला पूछा हुआ है, बोल रहा है निरूपित नहीं करता है। इनमें से कौन सा विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं है? नहीं है। तीन फॉर्मूले आप जानते हो विद्युत शक्ति के, P इक्वल्स टू वी आई, कल शायद बात करी थी अपन ने इस बारे में। वी आई, फिर ओम के नियम से V का मान रख दें और एक बार I का मान रख दें, तो तीन फॉर्मूला निकल के आएंगे। V का मान रखेंगे आई आर, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा एक फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला अगर आई का मान रखेंगे V अपन आर, तो V स्क्वायर अपन आर हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूले रहेंगे काय के? शक्ति के, है ना। आपको पता है कैसे निकाले हैं ये, कुछ नहीं करा। इस वाले फॉर्मूले में पहले बार में V इक्वल्स टू आई आर रख दिया और दूसरे बारे में आई इक्वल्स टू वी अपन आर रख दिया, तो ये तीन फॉर्मूले निकल के आते हैं। देखते हैं कौन कौन से। आई स्क्वायर आर है, आई आर स्क्वायर नहीं है, वी आई है, वी स्क्वायर अपन आर है, कौन सा नहीं है? आई स्क्वायर आर। आंसर क्या हो जाएगा? बी, आई स्क्वायर आर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए विद्युत शक्ति का। उसके बाद बात करते हैं किसी विद्युत बल्ब का। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, फिर से आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और वाकई अच्छा भी है, आपको समझ में भी आएगा, बहुत इजी भी है। बोल रहे हैं किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक। अब विद्युत बल्ब तो सिंपल ही, अनुमतांक शब्द कहाँ से आ गया? इसका मतलब क्या होता है? अनुमतांक मतलब होता है रेटिंग। बल्ब पर जो रेटिंग लिखी रहती है ना, जो आपने पढ़ी है, जो आपको करवाई, उसको अनुमतांक बोलते हैं। तो रेटिंग लिखी हुई है। बोल रहे किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। मतलब उस बल्ब का शक्ति कितनी है? 100 वाट की शक्ति है। और उसे हम 220 वोल्ट, उसको चलाने के लिए कितना ऑपरेटिव वोल्टेज चाहिए? उसको 220 वोल्ट पे चल सकता है वो, और 100 वाट का बल्ब है ना। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी? बोल रहे हैं वोल्टेज आधा कर दिया, वोल्टेज आधा कर दिया, तो शक्ति पर क्या असर पड़ेगा? शक्ति कितनी हो जाएगी, है ना। वोल्टेज को कितना कर दिया? 110 कर दिया, तो शक्ति कितनी हो जाएगी? तो अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको पहले मैं अपनी स्क्रीन पर ले जाता हूँ। बिना सॉल्व करे नहीं होगा। मौखिक भी बता सकते हैं, लेकिन एक बार तो सॉल्व करना बनता है, साल में अपन एक बार तो कम से कम कर ही सकते हैं। इसको ले जाते हैं अपनी पेंट स्क्रीन पर। जय गुरुदेव, लेट आने वालों को भी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बेटा। इसको कर दो ये वाला कलर भाई। जय गुरुदेव, जय। क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव अभ्यास का। बोल रहे हैं किसी विद्युत बल्ब की रेटिंग, अनुमतांक मतलब रेटिंग दी हुई है 200 वोल्ट और 100 वाट। तो 220 मतलब वोल्टेज दिया हुआ है, उसका विभवांतर दिया हुआ है 220 वोल्ट, और उसकी शक्ति दी हुई है 100 वाट, मतलब पी की वैल्यू दी हुई है 100 वाट, 100 वाट, है ना। बोल रहे हैं इसका वोल्टेज हम 220 से हटाकर चेंज कर दें, कितना कर दें? 110 वोल्ट कर दें, 110 वोल्ट कर दें, 110 वोल्ट कर दें। तो बोल रहे हैं जब वोल्टेज 110 कर दोगे तो शक्ति कितनी रह जाएगी, ये बताना है। शक्ति कितनी रह जाएगी, है ना। तो हमको क्या ज्ञात करने को बोला है? अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। वी इधर भी है और इधर भी है, तो कौन सा वी होगा? तो हम क्या करते हैं, इसको V1 V2 बोल देते हैं। ये V1 है, ये P1 है, ये V2 है और ये P2 है। ये पहली कंडीशन के लिए दिया हुआ है दोनों चीजें, और ये दूसरी कंडीशन के लिए दिया हुआ है। तो हमने इसको V1 V2 कर दिया, क्यों? क्योंकि सेम है दोनों, इसलिए जो है वो अलग अलग देखे, इसलिए हमने V1 P1 कर दिया, V2 P2 कर दिया, और कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। तो हमसे क्या बोला? शक्ति कितनी हो जाएगी? शक्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति के लिए फॉर्मूला होता है V इंटू आई। इसके अलावा भी होते हैं बहुत सारे फॉर्मूले। अब यहाँ पर V जो है वो 2 रहेगा और I भी 2 रहेगा, क्योंकि इस सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। V तो हमको दिया हुआ है, I कहीं से पता चल जाए हमको, तो जो है वो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला, है ना। तो क्या करते हैं हम, यहाँ से हमको P और V दिया हुआ है, P और V दिया हुआ है, इस केस में I फाइंड कर सकते हैं। लेकिन करंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। एक चीज है जिसकी वैल्यू दोनों केस में सेम रहेगी, वो है बल्ब का रेजिस्टेंस। बल्ब का रेजिस्टेंस R, वो दोनों ही केस में सेम रहेगा। उसको 220 वोल्ट पे चलाओ चाहे 110 वोल्ट पे चलाओ, दोनों ही केस में रेजिस्टेंस सेम रहेगा।
ये चीज सीखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिए दिमाग में कहीं पर भी। जब हम बल्ब की बात कर रहे हैं, उसका वोल्टेज पहले 220 वोल्ट था, 100 वाट पे 100 वाट का बल्ब था, और बोल रहे हैं 110 वोल्ट कर दिया हमने उसका, तो करंट और वोल्टेज तो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन एक चीज जो चेंज नहीं होगी वो है इसका रेजिस्टेंस। किसका? बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करें, पहले वाले केस के लिए हम रेजिस्टेंस निकाल लें, पहले वाले केस के लिए रेजिस्टेंस निकाल लें, और हमारे पास P2 का मतलब पावर जो निकालना है हमको, उसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, V स्क्वायर अपॉन R, अभी देखा था अपन ने, पावर निकालने के लिए ये वाला भी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, V की वैल्यू हमको दी हुई है, V2 स्क्वायर बोल देंगे इसको, V2, क्योंकि V2 की बात कर रहे हैं, V2 स्क्वायर हमको, V स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब V दिया हुआ है हमको, ये तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम R निकाल लें, R कहीं से भी निकाल लें, तो हमको क्या पता चल जाएगा, इस वाला, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछी हुई है। मैंने आपको यहाँ पर एक चीज सीखने वाली बात बताई है, बल्ब का रेजिस्टेंस सेम रहेगा, वोल्टेज कितना भी रख लो आप, चाहे पहले कंडीशन के लिए बात कर लो, चाहे दूसरे कंडीशन के लिए वोल्टेज बढ़ा भी दो, रेजिस्टेंस सेम रहेगा बल्ब हमेशा। इस वाले केस से हम क्या कर लेंगे, पहले बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड कर लेंगे, इसी फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से? P1 इक्वल वन, मत वन पे मत ध्यान देना, पहली कंडीशन है इसलिए वन लिख रहा हूँ, इस और में इसमें फर्क दिख जाए इसलिए P1 लिख रहा हूँ, है ना। इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, होता है ना ये फॉर्मूला, V स्क्वायर अपन R, P का फॉर्मूला, हमने ये रख दिया। इसमें वैल्यू पुट कर देते, P की वैल्यू कितनी है, 100 वाट, इक्वल्स टू V1 का स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। R दोनों में सेम रहेगा, इसलिए मैंने R1 R2 नहीं लिखा हुआ है ना, दोनों में सेम रहेगा R की वैल्यू। R को इधर ले जाएंगे, 100 इधर आ जाएगा, पक्षांतर बोलो या तिर्यक गुणा बोलो, आपको जो बोलना है बोलो। 220 का स्क्वायर को मैं 220 गुणित 220 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। 100 इधर आ जाएगा तो नीचे 100 लिख दिया। क्यों तोड़ा मैंने, अब आपको समझ में आ गया होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 22 का गुणा 22 से करेंगे, 22 का पहाड़ा पढ़ो, 22 दूनी 44 की 4 हासिल की 4, 22 दूनी 44 और 4 48। रेजिस्टेंस का मान कितना आ गया, 484 ओम, है ना। मैंने आपको बताया है जितना रेजिस्टेंस पहले पहले केस में होगा, उतना ही सेम टू सेम रेजिस्टेंस जो है वो दूसरे केस में भी होगा। मतलब इस आर का मान मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, 100% रख सकता हूँ। आज की जो मेन पहली बात सीखने वाली सीखी है हमने, वही सीखी हुई है कि बल्ब का रेजिस्टेंस सेम रहेगा, वोल्टेज हम कितना भी कम कर दे, करंट चेंज होगा, करंट बिल्कुल 100% चेंज होगा दोनों ही केस में, लेकिन जो रेजिस्टेंस रहेगा, जो प्रतिरोध रहेगा बल्ब का, वो सेम रहने वाला है दोनों ही केस में। हम क्या करेंगे, P2 हमको फाइंड करने के लिए बोला हुआ था, तो हम जो है वो V2 कितना दिया हुआ हमको, 110 वोल्ट, तो 110 गुणित 110 लिख लेते हैं, स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। 110 गुणित 110 कर लिया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 484, 484। कोई कैलकुलेटर का यूज करेगा मोबाइल में? नहीं तो काटूं मैं इसको, 11 से कट जाएगा क्या, 11 चौको 44, हाँ जी 11 से कट रहा है, देखो 11 कम 11 जीरो, 11 चौको 44, बचा 4, 11 चौको 44, 11 से फिर काट दें, 11 कम 11 जीरो, 11 चौको 44, कितना होगा, 10 गुणित 10 यानी कि 100, डिवाइडेड बाय 4। P2 का मान कितना आ गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 वॉट, है ना। P2 ही हमसे पूछा हुआ था। तो अब हम ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं, हमको क्या ऑप्शन दिए हुए हैं देखते हैं, 25 वॉट है भी कि नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो 25 वाला है, और वही आपका सही आंसर भी है ना, 25 वॉट। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? पहला वाला केस जो हमको दिया हुआ था, उसमें पी का फॉर्मूला लगाया, हमने आर फाइंड कर लिया, आप आई भी निकाल सकते थे, लेकिन आई अलग अलग आता है ना। वही चीज क्वेश्चन ने सिखाई है कि जो बल्ब का रेटिंग रहेगी, वोल्टेज कितना भी रख लो आप, पहले 220 रखा था, फिर 110 रखा था, दोनों ही केस में रेजिस्टेंस समान रहेगा, बल्ब का प्रतिरोध समान रहेगा। और एक आध क्वेश्चन में और हम यूज करेंगे इस चीज का, है ना। तो ये क्वेश्चन यही सिखाता है, बल्ब का वोल्टेज कितना भी कम कर लो, करंट चेंज होगा, दोनों ही केस में करंट चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस इस केस में हम जितना निकालेंगे उतना ही इस केस में होगा। तो हमने क्या करा, पी के फॉर्मूले से रेजिस्टेंस निकाल लिया। पी का फॉर्मूला कौन सा यूज करा, वी स्क्वायर अपन आर का, उसकी मदद से आर निकाल लिया। आर जो आया उसकी वैल्यू यहाँ वाले 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 में वैल्यू में
जो वोल्टेज वो जो हमको P2 निकालना है, शक्ति निकालना है, उस वाले फॉर्मूले में R की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमें V दिया हुआ था, V² अपॉन R का फॉर्मूला यूज करके, है ना। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी टफ नहीं होता इसमें। अगला, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, बिल्कुल एग्जैक्टली, लंबाई भी समान है, चौड़ाई भी समान है, सब किसी विद्युत परिपथ पे पहले श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, फिर समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। पहले श्रेणी क्रम में, फिर समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? आपको क्या लगता है, किसमें ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? लॉजिकली बताओ। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज्यादा होता है कि कम होता है समांतर श्रेणी की तुलना में? श्रेणी ये ज्यादा होता रेजिस्टेंस ज्यादा होता है या फिर कम होता है? किसी को डाउट है इसमें, श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है? इसे आप लोगों ने खुद ही कैलकुलेट करा हुआ, 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगे होंगे तो 9 ओम हो जाएगा उसका कुल प्रतिरोध, और 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होंगे तो कुल प्रतिरोध केवल 1 ओम रहेगा। तो श्रेणी क्रम में हमेशा प्रतिरोध ज्यादा होता है ना। जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्या लगता है, ऊष्मा ज्यादा निकलेगी कि कम निकलेगी? प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ऊष्मा ज्यादा निकलेगी। और कोई? अंजलि? अब ये प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ऊष्मा भी सही। ज्यादा निकलेगी। अंजलि, आप मेरे को सुन रहे हो यदि, तो आंसर दो। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ऊष्मा ज्यादा निकलेगी, ये दोनों बोल रहे हैं, लेकिन किस नियम के तहत आप ऐसा बोल सकते हो कि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा? कोई सा नियम है क्या ऐसा? ये तापन नियम के बेटा कारण 4 नियम अंशिका, दिए थे उसमें। अंशिका, अंशिका, अंशिका आपसे नहीं पूछा, अंजलि से पूछा, सॉरी। सॉरी भैया। अंजलि, आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है, आंसर उसने दे दिया है। मैं ध्यान रखो थोड़ा सा, जिसका नाम लूँ उसी से आंसर दो, ताकि पता चलता रहे क्लास में है कि नहीं है। जूल का तापन नियम हमें यही बताता है, जूल का तापन नियम हमें यही बताता है कि जो हीट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है I²RT के, I²RT के, मतलब इन तीनों पे डिपेंड करती है। वो करंट बढ़ाओगे तो ऊष्मा बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो ऊष्मा बढ़ेगी, करंट बहने का टाइम बढ़ाओगे तो ऊष्मा बढ़ेगी, है ना। तो अंजलि देखो, वो अब फिर से कनेक्ट हुई है, कुछ गड़बड़ हो गया था उसका इंटरनेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो देखो अब यहाँ पर लॉजिकली अगर हम बात करें तो आपको ये पता है, पहले किसका देखना है, श्रेणी क्रम का, फिर समांतर क्रम का। ये तय है, पहले श्रेणी क्रम वाले होंगे, ये सब श्रेणी क्रम वाले होंगे। तो ये तय है कि जिस श्रेणी क्रम वाला ज्यादा होगा, मतलब यहाँ देखना 1:2 है, समांतर क्रम का ज्यादा बोल दिया, ये ऑप्शन कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। इसमें पहला श्रेणी क्रम ज्यादा है, समांतर क्रम कम है, ये हो सकता है ना। दूसरा दिया हुआ है श्रेणी क्रम का कम, समांतर क्रम का ज्यादा, ये भी नहीं हो सकता। पहला इसमें श्रेणी क्रम का ज्यादा दिया हुआ है, समांतर क्रम का कम, ये हो सकता है। तो आंसर अपना बी या डी में से होगा। फाइंड करते हैं क्या होगा अपना आंसर। इस क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन बहुत इजी है, बेसिक आपको समझ में आ ही गया उसका। आवाज अटक रही है, मेरे ख्याल से मेरा ही नेट इशू कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आज थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करो, रिकॉर्डिंग तो चालू है ही, तो अगले सेशन में हो सकता है सही हो जाए, क्योंकि अभी पावर कट था यहाँ पर। नहीं, अब नहीं है शायद, अब तो आ गया है। तो हो सकता हो इंटरनेट के स्पीड के कारण से हो रहा हो। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग में सही आ जाएगी। जितना समझ में आ रहा है बेटा उतना कॉम्प्रोमाइज़ करो थोड़ा सा, क्योंकि अभी ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं, मैं टुकड़ों में रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड कर पाऊंगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन 5 मिनट बाद फिर से एक बार रीस्टार्ट कर देंगे, तो उसमें जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद रीस्टार्ट कर देंगे, उसमें शायद फिर स्पीड आपकी सही हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो उनके प्रतिरोध भी समान होंगे। पहले उनको जो है वो श्रेणी क्रम में जाया है, फिर समांतर क्रम में। तो हम पहले श्रेणी क्रम में बात करते हैं। हमने मान लिया कि जो दो चालक तार हैं उसके प्रतिरोध जो है वो आर है ना, उसका प्रतिरोध कितना है, आर है, आर और आर।
श्रेणी क्रम में कुल आर कितना हो जाएगा रिजल्टेंट, वो हो जाएगा 2r, वो हो जाएगा 2r, है ना। इसको मैं r डैश कर दे रहा हूँ क्योंकि ये आर आर सेम हो जाएंगे, तो आप सोचोगे कट क्यों नहीं रहा है। कुल r जो निकाला हुआ है उसको हमने r डैश कर दिया, r डैश बराबर से 2r हो गया। और यदि मैं इसको समांतर क्रम में जोड़ता हूँ, समांतर क्रम में जोड़ता हूँ, और अभी भी रेजिस्टेंस कितना है, आर और आर ही है ना। तो मैं अगर इसको कुल प्रतिरोध की गणना करूं, तो मैं अब मान ले रहा हूँ यहाँ पर जो है आर डबल डैश है, समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध आर डबल डैश है। तो ये कैसे निकालूंगा, 1/r प्लस 1/r से निकालूंगा, 1/r प्लस 1/r, इससे निकालूंगा, है ना। इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो एलसीएम आर आएगा, ऊपर 1/2 हो जाएंगे, 2/r, ये क्या आया, 1/r डबल डैश आया। 1/r डबल डैश चाहिए था कि आर डबल डैश चाहिए था, आर डबल डैश चाहिए था, ऊपर नीचे करेंगे तो आर डबल डैश बराबर से आ जाएगा r/2, r/2। लॉजिकली करेक्ट भी है। जब इन दोनों रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था तो आपके पास 2r आ गया था, मतलब मान लीजिए 4 ओम है और ये 4 ओम है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आपको क्या करना पड़ेगा, 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल 8 ओम हो जाएगा इस केस में रेजिस्टेंस, और होगा भी ना, इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 ओम हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस जो है कुल प्रतिरोध 8 ओम हो जाएगा। और इधर ही यही यही 4 यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2r/2, मतलब r कितना है, 4/2, यानी कि 2 ओम हो जाएगा। यहाँ पर 4 आ रहा था, यहाँ पर 2 आ रहा है, श्रेणी क्रम में ज्यादा आ रहा है, समांतर क्रम में कम आ रहा है 2, है ना। मैंने उदाहरण लेके भी समझा दिया आपको, लेकिन यहाँ पर आर ही लेना है आपको। तो आपसे बोला क्या है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का अनुपात पूछा हुआ है। श्रेणी क्रम का अनुपात मतलब आर डैश डिवाइडेड बाय आर डबल डैश पूछा हुआ है, इसका मान बताना है हमको। आर डैश डिवाइडेड बाय आर डबल डैश का मान क्या होगा, आर डैश का मान क्या है, 2r, 2r डिवाइडेड बाय आर डबल डैश का मान क्या है, r/2, r/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, r बटे में 2 था ना, सॉरी, r बटे में 2 था, r बटे में 2 था, तो ये क्या हो जाएगा, बटे के बटे में संख्या पलट जाती है, तो ये r इधर ही रहेगा, 2 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, r डैश डिवाइडेड बाय r डबल डैश बराबर से, r से r कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा, 4:1, 4:1, है ना। तो जो मान होगा वो 4:1 होगा, दोनों का अनुपात जो आएगा वो 4:1 आएगा। आंसर देखते हैं बुक में अपने पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। हमने 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए थे थोड़े से लॉजिक से ही, कौन कौन सा, पहला और तीसरा हमने वैसे ही नेगलेक्ट कर दिए थे कि श्रेणी क्रम में ज्यादा हो ही नहीं सकता है। 2 थे हमारे पास, बी और डी, और हमने सॉल्व करके देखा हमारा आंसर कितना आ रहा है, डी, 4:1, है ना। तो ज्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद एक और छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो है किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले वोल्ट मीटर को किस प्रकार के संयोजन में लगाया जाता है, किस प्रकार संयोजित करते हो, श्रेणी क्रम में लगाते हो वोल्ट मीटर या समांतर क्रम में। तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है, इसकी जगह अमीटर भी बोल सकता है, करंट नापने के लिए अमीटर का यूज, अमीटर को किस प्रकार संयोजित करते हैं, अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के अपने दिमाग माइंड मैप में फोटो बना लो। आपसे पूछा था विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार लगाते हैं, तो आपने जो है आंसर में लिखा था समांतर क्रम में, या पार्श्व क्रम भी वो लिख सकते हो आप, इसको समांतर क्रम में लगाते हो, है ना। फोटो खींचने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, दिमाग में स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, माइंड मैप में सेट करने के लिए बोल रहा हूँ कि आपसे बुक ने क्वेश्चन पूछा था वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाते हो, आपने आंसर लिखा था समांतर क्रम में। इसका उल्टा अगर पूछ लेता है कोई एग्जामिनर कि अमीटर को किस क्रम में लगाते हो, तो आपको तुरंत ये वाला डायग्राम आना चाहिए कि वोल्ट मीटर को समांतर में लगाते हैं तो अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाएंगे, तुरंत दिमाग चलना चाहिए, है ना। चलो, एक बार फिर से जो है वो पूजा, मैं समझ रहा हूँ कि गड़बड़ हो रहा है नेटवर्क, तो एक बार फिर से ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। 25 मिनट हो गए हैं, मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को अटक रहा है वीडियो में, तो आप जो है अगर दूसरी बार मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ मीटिंग, अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाते हो तो आप बेशक आप क्लास जो है वो बाद में देख सकते हो वीडियो पर, आप बिल्कुल लीव कर सकते हो क्लास, है ना। एक बार फिर से मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ मीटिंग, तो एक बार सब लोग फिर से ज्वाइन हो जाओ, सेकंड सेशन में अपन क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं।